स्वागत है आप सभी का विनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन जैसे पोल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा था, इसके अलावा से उसमें एसिड रेन पढ़ा था, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा था, एसिड रेन पढ़ा था और एक जैसे उसमें स्मोक पढ़ा था। अब जैसे आज की क्लास में अपने जो पॉइंट रहने वाला है वो है जैसे ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन डिप्लीशन, है ना। तो ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन को पढ़ते हैं अपन। जैसे ओजोन क्या है, तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है ना। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है ना। ओजोन क्या है, जैसे ऑक्सीजन का ये एलोट्रोपस है, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। और ओजोन जैसा कि O3 क्या है, तो O3 क्या है, जैसे ओजोन ये मतलब एक त्रिपरमाणुक अणु है ना। ओजोन जो है ये त्रिपरमाणुक अणु है ना। ओजोन त्रिपरमाणुक अणु है। इसके अलावा से ओजोन गैस जो होती है ना, ओजोन गैस जो होती है ये नीली ज्वाला के साथ जलती है, मतलब ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। ओजोन गैस जो है ये नीली ज्वाला के साथ जलती है। और ओजोन गैस में कैसी गंध आती है, तो सड़ी हुई मछली जैसी, है ना, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। जैसे कौन सी गैस में, आपकी O3 गैस में, ओजोन गैस में। एक चीज ध्यान दें, आपका राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है कि जैसे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, तो ये क्या है, जैसे आपका H2S क्या है, तो H2S क्या है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2S बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें कैसी गंध आती है, तो इसमें कैसी गंध आती है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है ना। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, जैसे किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड में, है ना, ये चीज है। तो सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है ओजोन गैस में, और सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है किसमें, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है किसमें, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में। यहाँ तक की बात हो गई। एक चीज देखें, ओजोन गैस जो होती है, ओजोन गैस जो है ये क्या करती है, जैसे चांदी की सतह को, है ना, ओजोन गैस जो है ये चांदी की सतह को क्या कर देती है, जैसे काला कर देती है ना। ओजोन गैस जो है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। एक चीज आप यहाँ से और समझें कि जो चांदी के जो आभूषण होते हैं, है ना, चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, ये बदरंगी हो जाते हैं। जैसे बदरंगी हो जाते हैं किसके कारण, तो बदरंगी हो जाते हैं जैसे किसके कारण, तो ये सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण, है ना, सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण। और सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण जो मतलब सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ये बदरंगी हो जाते हैं, है ना, ये चीज है। इसके अलावा देखें, ओजोन गैस मतलब ओजोन गैस की जो सर्वाधिक सांद्रता है, ओजोन गैस की जो सर्वाधिक जो सांद्रता है, तो ये क्या होती है, जैसे समुद्र तल से 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना, समुद्र तल से 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होती है, जैसे ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता है ना, सर्वाधिक सांद्रता है जैसे समुद्र तल से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और जो ये ओजोन परत मतलब ओजोन परत जो है ये वायुमंडल की कौन सी लेयर में स्थित है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर को अपन क्या बोलते हैं, इसे समताप मंडल कहते हैं, है ना, समताप मंडल कहते हैं। तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जैसे किसमें स्थित है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि क्या है, जैसे समताप मंडल में स्थित है, जैसे आपकी ओजोन लेयर, है ना, ये चीज है। अब जैसे आप कुछ बातें इसमें और देखें कि ओजोन परत की जो मोटाई है ना, ओजोन परत की जो मोटाई है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है इसको जैसे कौन सी इकाई में मापा जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई को जैसे किस में मापा जाता है, तो इसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है ना। ये दोस्तों आपका जैसे खूब ज्यादा आता है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कि ओजोन परत को मापने की इकाई है, तो ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, जैसे डॉप्सन है। इसे डॉप्सन में मापा जाता है जैसे ओजोन परत की मोटाई को, है ना। तो ये तो जैसे है कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या है, जैसे ऑक्सीजन का अपर रूप है। ये क्या है, जैसे त्रिपरमाणुक अणु है, यानी कि ओजोन की जो परमाणुकता है वो 3 है। ये नीली ज्वाला के साथ जलती है ओजोन गैस। इसमें क्या होता है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। और ये जो सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है वो किसमें आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड में। ये राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है तो किसमें आती है, जैसे H2S में आती है। ओजोन जो होती है, ओजोन गैस ये चांदी की सतह को काला कर देती है। और जो चांदी के जो आभूषण होते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट, तो वो बदरंगी हो जाते हैं किसके कारण, तो सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण। एक बात आप यहां से ध्यान देना, समझे एक चीज कि जैसे चांदी की चम्मच होती है, तो चांदी की चम्मच से कभी भी अंडा नहीं खाया जाता है, या चांदी की चम्मच से
अंडा खाना वर्जित रहता है ना, चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है ना, चांदी की चम्मच से, है ना, चम्मच से अंडा खाना क्या रहता है, जैसे वर्जित रहता है, वर्जित रहता है। क्यों रहता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एग में क्या होता है आपका, जैसे सिल्वर है, और है ना, एग में क्या होता है, यानी कि अंडे में क्या होता है, जैसे एस क्या है, सल्फर है, तो अंडे में मौजूद जो सल्फर होता है ना, अंडे में मौजूद जो सल्फर होता है, ये चांदी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जैसे सिल्वर सल्फाइड बनाता है ना, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी की चम्मच क्या हो जाती है, इससे नष्ट हो जाती है या काली हो जाती है ना, ये चीज है। तो अंडे में क्या होता है, सल्फर होता है, अंडे में जो गंध आती है वो सल्फर के कारण ही आती है। तो अंडे में मौजूद सल्फर के साथ चांदी क्रिया करके क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी का जो स्पून होता है वो नष्ट हो जाता है ना, ये चीज है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसी मापी जाती है, आपकी डॉप्सन में ओजोन की जो सर्वाधिक सांद्रता है या ओजोन लेयर स्थित है, जैसे कौन सी लेयर में, तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके खूब ज्यादा आते हैं। मोटाई का ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉप्सन है, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता है स्ट्रेटोस्फीयर में, या सबसे अच्छी ओजोन किस में मापी, सबसे अच्छी ओजोन किस में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और जैसे सबसे खराब ओजोन है ना, सबसे खराब ओजोन, तो सबसे खराब ओजोन जैसे किस में पाई जाती है, तो कौन सी लेयर में पाई जाती है, ये आपकी जैसे सौर मंडल में पाई जाती है। तो आप ये बात पे ध्यान में रखें कि सबसे खराब ओजोन किस में पाई जाती है, तो ये भैया ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, आपकी सौर मंडल में पाई जाती है ना, ये चीज है। तो याद तक की तो बात हो गई आपकी जैसे ओजोन को लेकर, ओजोन सरण को लेकर। अब जैसे अपन इसमें कुछ बातें और पढ़ते हैं, जैसे ओजोन से रिलेटेड है ना। अब जैसे है कि जैसे वो सामान्य ताप एवं दाब पर है ना, सामान्य ताप व दाब पर है ना, सामान्य ताप व दाब पर ओजोन की मोटाई है ना, सामान्य ताप व दाब पर ओजोन की जो मोटाई है ना, सामान्य ताप एवं दाब पर जो ओजोन की मोटाई है तो वो कितनी होती है, इससे 3 mm होती है ना, 3 mm होती है ना, 3 mm होती है। और दूरों पर है ना, दूरों पर इसकी मोटाई है ना, दूरों पर इसकी मोटाई कितनी होती है, जैसे 4 mm होती है ना, दूरों पर इसकी मोटाई जैसे 4 mm होती है, ये चीज है। अब देखें आप कि ओजोन परत में छेद है ना, जैसे ओजोन परत में छेद है ना, ओजोन परत में छेद 1985 में है ना, 1985 में अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने के लिए मिला है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने के लिए मिला। तो ओजोन परत में सबसे पहले छेद देखने के लिए मिला था, से कौन से महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। कब मिला था, से 1985 में। तो ओजोन परत में सबसे पहले छेद देखा गया था, से 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप में है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में 1985 में। एक चीज ध्यान दें आप, जैसे ये ओजोन परत में छेद बनना कब प्रारंभ होता है ना, कब से कब तक ज्यादा दिखाई देता है, तो ओजोन परत में छेद है ना, ओजोन परत में छेद अगस्त महीने के अंत से है ना, अगस्त महीने के अंत से, अगस्त महीने के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ में दिखाई देता है ना, अक्टूबर के प्रारंभ में है ना, अक्टूबर के प्रारंभ में दिखाई देता है ना, दिखाई देता है, ये चीज है। अब जैसे आप आगे और देखें कि ओजोन परत जो होती है ना, ओजोन परत जो होती है ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, वायुमंडल में छलने की बात कार्य करती है ना, छलने की बात कार्य, छलने की बात कार्य करती है ना, करती है जो जीव जंतुओं की है ना, जो जीव जंतुओं की है ना, जो जीव जंतु की यूवी रेज है ना, यूवी रेज का मतलब समझते हैं ना, पैराबैंगनी किरणें, जो जीव जंतु की क्या करती है, इसे पैराबैंगनी किरणों से क्या करती है, ये रक्षा करती है। तो ओजोन परत वायुमंडल में छलने की बात कार्य करती है, जो जीव जंतु की पैराबैंगनी किरणों से क्या करती है, ये सुरक्षा करती है ना, सुरक्षा करती है ना, सुरक्षा करती है। अतः ओजोन लेयर को है ना, अतः ओजोन को है ना, अतः ओजोन को जीव जंतुओं का है ना, अतः ओजोन को जीव जंतुओं का सुरक्षा कवच
है ना, जीव जंतुओं का सुरक्षा कवच या रक्षा कवच कहा जाता है ना। अतः ओजोन को जीव जंतुओं का सुरक्षा कवच या क्या कहा जाता है, इसे रक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जैसे ओजोन वायुमंडल में छलने की भांति कार्य करती है, जो जीव जंतुओं को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें क्या होती है, जैसे मनुष्य के लिए हानिकारक होती है ना। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से, है ना, पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में, है ना, मनुष्य में त्वचा का कैंसर, है ना, त्वचा का कैंसर, यानी कि त्वचा की कैंसर को अपन क्या बोलते हैं, जैसे मिलीनोमा कैंसर, त्वचा का कैंसर मिलीनोमा कैंसर हो जाता है। वह आँख के कैंसर हो जाते हैं, है ना, वह आँख के कैंसर हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है जैसे आपकी, तो पराबैंगनी किरणें मनुष्य में एक तो स्किन कैंसर उत्पन्न कर देती है, स्किन कैंसर को अपन मिलीनोमा कैंसर बोल देते हैं, और आँख का कैंसर हो जाता है जैसे पराबैंगनी किरणों के कारण यात्रा ना। पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं जैसे मनुष्य के लिए, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे आप कुछ बातें और देखें, जैसे कि जो ओजोन परत में जो छेद है ना, ओजोन परत में छेद, है ना, ओजोन परत में छेद निम्बस सेवन, है ना, ओजोन परत में छेद निम्बस सेवन अंतरिक्ष यान के द्वारा, है ना, निम्बस सेवन अंतरिक्ष यान के द्वारा देखा गया। तो सबसे पहले मतलब जैसे ओजोन परत में छेद देखा गया था, से कौन से अंतरिक्ष यान के द्वारा, तो निम्बस सेवन, है ना, निम्बस सेवन अंतरिक्ष यान के द्वारा देखा गया था, से ओजोन परत में पहली बार छेद, है ना, ये चीज़ है 1985 में। और कौन से महाद्वीप में, आपके जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था आपका ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में इसको देखा गया था, से ओजोन परत में छेद को। तो सामान्य ताप एवं दाब पर इसकी जो मोटाई है वो 3 mm है, दोनों पर इसकी मोटाई जो होती है वो 4 mm होती है ओजोन परत की। और ओजोन परत में जो आपका छेद है वो 1985 में देखा गया था, कौन से महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। ओजोन परत में छेद ये अगस्त महीने के अंत से अक्टूबर के प्रारंभ में देखने के लिए मिलता है अपने को। और ओजोन परत वायुमंडल में क्या होती है, छलनी की भांति कार्य करती है, जो जीव जंतुओं की क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन को अपन क्या बोलते हैं, जीव जंतुओं का रक्षा कवच या सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ये क्या करती है, मतलब जैसे ओजोन परत वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों से जीव जंतु की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य में त्वचा का कैंसर, मेलेनोमा कैंसर व आँख का कैंसर कर देती है। और ओजोन परत में छेद देखा गया था, कौन से अंतरिक्ष यान के द्वारा, निम्बस सेवन अंतरिक्ष यान के द्वारा देखा गया था। एक है जैसे आपका कि विश्व ओजोन दिवस, है ना, विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है जैसे कब, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों आप यहाँ तक की तो हो गई आपकी जैसे ओजोन डिप्लीशन की बात। अपन जैसे इसको आगे और पढ़ते हैं अपन ओजोन क्षरण को, इसके बारे में कुछ बातें, है ना। तो यहाँ तक की तो आपकी जैसे बात कंप्लीट है। अब जैसे इसमें देखें कि ओजोन परत में छेद के लिए, है ना, ओजोन परत में, है ना, ओजोन परत में छेद के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, है ना, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, है ना, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस या सर्वाधिक उत्तरदायी कारक, है ना, सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या होता है, CFC। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं। तो ओजोन परत में छेद के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो कारक होता है वो CFC होता है, यानी कि CFC बोले तो क्या है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत में छेद के लिए क्या है आपका, सर्वाधिक उत्तरदायी है, जैसे आपका ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये चीज़ है। या अपन एक चीज़ और जान कि जैसे हैलोजन तत्वों में, है ना, जैसे हैलोजन तत्वों में ओजोन के छेद के लिए, है ना, ओजोन के छेद के लिए उत्तरदायी गैस, है ना, उत्तरदायी गैस। तो उत्तरदायी गैस कौन सी है, जैसे क्लोरीन गैस है। तो हैलोजन तत्वों में इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है वो कौन सी है, जैसे क्लोरीन है ना, ये चीज़ है। और ये जो आपकी जो CFC है ये कहाँ से निकलती है, तो सर ये एक तो जैसे कहाँ से निकलती है, एयर कंडीशनर से निकलती है ना, एयर कंडीशनर से निकलती है। इसके अलावा से ये एरोसोल से निकलती है, एयर कंडीशन से निकलती है। इसके अलावा से ये एरोसोल से निकलती है आपकी, है ना,
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन, ये इसके मतलब ओजोन परत में छेद के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है CFC। और या हाइड्रोजन तत्वों में कौन सा तत्व है, क्लोरीन तत्व है। और ये क्वेश्चन आपका जैसे सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जीके के फर्स्ट पेपर में इस टाइप से कि ओजोन परत में छेद के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ओजोन परत में छेद के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस या कारक कौन सा है आपका, जैसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन है। यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे एक तो है आपका कि फ्रियोन 12 होता है, तो फ्रियोन 12 का जो सूत्र होता है वो है जैसे CF2, है ना, CF2Cl2, है ना। इसकी जो अर्ध आयु होती है, मतलब फ्रियोन 12 की जो अर्ध आयु होती है वो होती है जैसे आपकी क्या 139 वर्ष, है ना। तो फ्रियोन 12 का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है जैसे क्या CF2Cl2 होता है। और एक होता है जैसे क्या फ्रियोन 11, तो फ्रियोन 11 का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CFCl3। और इसकी जो अर्ध आयु होती है ना, इसकी जो अर्ध आयु होती है वो होती है जैसे क्या 77 वर्ष, है ना। इसकी जो अर्ध आयु होती है वो होती है जैसे 77 वर्ष। तो ये भी आपका जैसे LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका इस टाइप से कि फ्रियोन 12 का रासायनिक सूत्र है तो CF2Cl2 है, जैसे फ्रियोन 12 का रासायनिक सूत्र। और मतलब CFCl3 किसका रासायनिक सूत्र है, जैसे फ्रियोन 11 का रासायनिक सूत्र है ना। ये चीज है। हाइड्रोजन तत्वों में ओजोन के छेद के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी कारक है या तो तत्व है या गैस है वो कौन सी है, जैसे क्लोरीन गैस है ना। क्लोरीन गैस है क्योंकि क्लोरीन गैस का, है ना, क्योंकि Cl2 गैस का एक अणु जो होता है ना, क्योंकि क्लोरीन गैस का एक अणु जो होता है ये ओजोन गैस के, है ना, ओजोन गैस के 1 लाख, है ना, ओजोन गैस के 1 लाख, है ना, ओजोन गैस के 1 लाख अणु को क्या कर देता है, ये ओजोन गैस के 1 लाख अणु को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है ना, नष्ट कर देता है। मतलब ये आपका ऑक्सीजन व नवजात ऑक्सीजन में बदल देता है। तो ओजोन परत में छेद के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी जो गैस है वो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का जो एक अणु होता है वो ओजोन गैस के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है, यानी कि ओजोन को ये ऑक्सीजन व नवजात ऑक्सीजन में बदल देता है आपका ना। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका ओजोन डिप्लीशन का पॉइंट कि ओजोन क्षरण क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारक के कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम कौन से अंतरिक्ष यान के द्वारा ओजोन परत में छेद देखा गया था, कौन से महाद्वीप में देखा गया था, ओजोन परत को कौन सी इकाई में मापा जाता है, और ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। और इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा जैसे ओजोन क्या है, यानी कि ओजोन कौन सी गैस का अपर रूप है, तो ये ऑक्सीजन गैस का अपर रूप है। और ये क्या है, जैसे आपका त्रिपरमाणुक अणु है ना, जैसे ओजोन। तो ये तो बात होगी जैसे ओजोन की प्रदूषण के पॉइंट में आपका जैसे ओजोन है तो ये भी कंप्लीट है। अब अपन इसमें पढ़ते हैं जैसे एक जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन, है ना। तो जल प्रदूषण पढ़ते हैं अपन जैसे वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल की भौतिक व रासायनिक, है ना, जल के जैसे भौतिक व रासायनिक व जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन, है ना। जैसे आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे जल प्रदूषण को, तो जल के, है ना, जल के भौतिक व रासायनिक, है ना, जल के भौतिक व रासायनिक व जैविक विशेषताओं में, है ना, जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन, है ना, अवांछनीय परिवर्तन ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, जैसे आपका वाटर पॉल्यूशन कहलाता है ना। जल के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल व जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे आपका जलकुंभी है, अब जैसे जलकुंभी का जो वैज्ञानिक नाम है तो वो क्या है, जैसे आइकोर्निया क्रेसीपीज है ना। जलकुंभी का जो वैज्ञानिक नाम है वो आइकोर्निया क्रेसीपीज है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे जलकुंभी को अपन क्या बोलते हैं, जैसे बंगाल का आतंक कहते हैं, है ना, बंगाल का आतंक कहते हैं जैसे जलकुंभी को, है ना। ये चीज है क्योंकि जलकुंभी क्या करती है, इसे जल की सतह पर फैल जाती है और जल में जो आपकी गुलेवी ऑक्सीजन होती है तो गुलेवी ऑक्सीजन का तो अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से जलीय जीव जंतुओं की फिर मृत्यु हो जाती है ना। जलकुंभी जल में गुलेवी ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती है, फलस्वरूप जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से फिर ऑक्सीजन की कमी वाला जो जल होता है वो नीला हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण बोलते हैं जैसे जलकुंभी आइकोर्निया क्रेसीपीज को अपन जैसे बंगाल का आतंक, है ना। ये चीज है। अब जैसे एक है
एक होता है जैसे आपका बीओडी, ये ध्यान दें आप, जैसे बीओडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी के एग्जामों में भी आते हैं और बाकी जैसे एलडीसी में भी आते हैं, है ना। तो एसएससी के भी क्वेश्चन खूब हैं। बीओडी क्या है, तो बीओडी का जो पूरा नाम है वो होता है जैसे बायोकेमिकल, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बीओडी का पूरा नाम होता है ना, ये चीज़ है। तो जल में उपस्थित, है ना, जल में उपस्थित, है ना, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए, है ना, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए, है ना, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को, है ना, सूक्ष्म जीवों को आवश्यक, है ना, सूक्ष्म जीवों को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, सूक्ष्म जीवों को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, ये क्या कहलाती है आपकी बीओडी कहलाती है ना। जैसे बीओडी का मतलब क्या है, तो जल में जैसे आपके क्या है कार्बनिक पदार्थ है, जल में जैसे ऑर्गेनिक मैटर है। अब उन ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे उन ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन के लिए सूक्ष्म जीवों को जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है आपकी जैसे बीओडी कहलाती है। रटना नहीं है इसको कि जल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपको, तो जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जल में जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, इससे बीओडी कहलाती है ना। एक चीज यहाँ से देखिए आप कि जल में गुलित, है ना, जल में गुलित ऑक्सीजन का मापन, है ना, जल में गुलित ऑक्सीजन का मापन जैसे कौन से यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो ऑक्सीमीटर की सहायता से किया जाता है ना। जल में गुलित ऑक्सीजन का मापन जैसे ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जाता है। एक चीज और समझे आप कि सर अपन जैसे कौन से जल को बोलेंगे प्रदूषित, मतलब जैसे भाई जल पोल्यूटेड जल है, ये प्रदूषित जल है, तो इसके लिए क्या होती है जैसे कंडीशन, यदि 1 लीटर जल में, है ना, यदि 1 लीटर जल में क्या होता है ना, यदि 1 लीटर जल की मतलब यदि 1 लीटर जल में जैसे 8 मिलीग्राम से अधिक कोई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे प्रदूषित जल कहते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो ये तो बात हो गई जैसे आपकी यहाँ तक। और जैसे जल में, है ना, जल में बीओडी का बढ़ना, है ना, जल में बीओडी का बढ़ना प्रदूषित जल का संकेत है ना, प्रदूषित जल का संकेत है। जल में बीओडी का बढ़ना क्या है, जैसे प्रदूषित जल का संकेत है। यानी कि जैसे यानी कि बीओडी इंक्रीज बराबर क्या हो गया, जैसे आपका बीओडी इंक्रीज यानी कि पोल्यूटेड जल, है ना, पोल्यूटेड जल यानी कि बीओडी यदि बढ़ रही है तो क्या है, जैसे वो प्रदूषित जल है। और यदि बीओडी बढ़ रही है आपकी, है ना, जैसे यदि बीओडी बढ़ रही है तो सर किस में कमी आ रही है, डीओ में कमी आ रही है। डीओ का मतलब क्या है, जैसे डिजोल्व्ड, है ना, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। डीओ का मतलब क्या है दोस्तों, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। तो यदि जल की बीओडी बढ़ती है ना, जल की यदि बीओडी बढ़ती है तो किस में कमी आ जाती है, बीओडी बढ़ती है तो डीओ में कमी आ जाती है। डीओ बोले तो क्या है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। मैं इसको शब्दों में लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर यदि जल की, है ना, यदि जल की बीओडी बढ़ती है ना, यदि जल की बीओडी बढ़ती है तो जल में घुली हुई, है ना, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में, है ना, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है ना। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है, इससे कमी आ जाती है। तो जल में बीओडी का बढ़ना प्रदूषित जल का संकेत है ना। जल में बीओडी का बढ़ना किसका संकेत है, जैसे मतलब बीओडी इंक्रीज, ये क्या है, जैसे जल में बीओडी का बढ़ना किसका संकेत है, जैसे प्रदूषित जल का संकेत है। या इसको उल्टा पूछ लें कि जल के बीओडी का घटना, है ना, जल के बीओडी का घटना किसका संकेत है, तो जल के बीओडी का घटना किसका संकेत है, जैसे शुद्ध जल का संकेत है ना, शुद्ध जल का संकेत है। या कम प्रदूषित, है ना, या कम प्रदूषित जल का संकेत है ना, या कम प्रदूषित जल का क्या है, जैसे आपका संकेत है ना, ये चीज है। तो ये तो हो गई जैसे आपकी मतलब बीओडी के बारे में कि बीओडी क्या है, जल प्रदूषण क्या है। तो जल के भौतिक व रासायनिक
जल के भौतिक व रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन ही वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। जलकुंभी को अपन आइकोरिनिया क्रेसीफिज बोलते हैं, इसको अपन बंगाल का आतंक कहते हैं। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जल में उपस्थित है ना, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को जितने ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा होती है वो बीओडी कहलाती है। जल में घुलित ऑक्सीजन का जो मापन है तो वो किसके द्वारा करते हैं अपन, जो उससे ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जाता है। और जल में जैसे बीओडी का बढ़ना किसका संकेत है, प्रदूषित जल का संकेत है ना। जल में जैसे बीओडी का बढ़ना किसका संकेत है, प्रदूषित जल का संकेत है, यानी कि बीओडी इंक्रीज्ड है ना, बीओडी इंक्रीज बराबर पोल्यूटेड वाटर। बीओडी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन में आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कमी आ जाएगी। घुली हुई ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, जैसे कमी आ जाएगी। जल की बीओडी बढ़ती है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, जैसे कमी आ जाती है। या जल का बीओडी का घटना किसका संकेत है, शुद्ध जल का संकेत है, या फिर आपका जैसे क्या है, कम प्रदूषित जल का संकेत है ना। अब जैसे अपन इसकी तो हो गई बात आपकी बीओडी की। अब जैसे अपन सीओडी को और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सीओडी क्या है ना। है ना, जैसे अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है जैसे सीओडी। अब सीओडी का जैसे पूरा नाम क्या है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये, है ना। जैसे ये क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। सीओडी क्या है, जैसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब अपन जैसे सीओडी किसको बोलेंगे, तो जैसे जैव अनअपघटनीय पदार्थ, है ना, जैव अनअपघटनीय पदार्थ, जैव अनअपघटनीय पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ, है ना, यानी कि कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ, है ना, के ऑक्सीकरण के लिए, है ना, के ऑक्सीकरण के लिए, है ना, के ऑक्सीकरण के लिए रासायनिक पदार्थों, है ना, रासायनिक पदार्थों यानी कि K2Cr2O7, यानी कि इसका पूरा नाम केमिकल नाम क्या है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, मात्रा सीओडी कहलाती है ना, सीओडी कहलाती है। तो ये चीज़ है, यानी कि जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को, है ना, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो तो बीओडी कहलाती है। और जो मतलब जैसे जैव अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर में आपका ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, तो इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। तो जैव अनअपघटनीय पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए रासायनिक पदार्थों जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, सीओडी कहलाती है ना, सीओडी कहलाती है। और सीओडी का मान, है ना, सीओडी का मान, है ना, सीओडी का मान हमेशा, सीओडी का मान हमेशा बीओडी से ज़्यादा होता है ना। सीओडी का मान हमेशा क्या होता है, जैसे आपका बीओडी से ज़्यादा होता है ना, सीओडी का मान हमेशा बीओडी से ज़्यादा होता है ना, ये चीज़ है। एक जैसे आपका ये होता है जैसे डेफनिया है, तो डेफनिया ये सर क्या होता है, जैसे आपका जलपिसु है, तो डेफनिया को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये जलपिसु है आपका। और एक होता है जैसे आपका क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया है, यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया है। तो ये जैसे किसके संकेत हैं, ये प्रदूषित जल के संकेत है ना। तो प्रदूषित जल के संकेत है, यानी कि जिस जल में आपको इकोलाई बैक्टीरिया मिलेगा, जिस जल में आपको इकोलाई बैक्टीरिया या डेफनिया मिलता है, तो वो जल किसका संकेत है, जैसे प्रदूषित जल का संकेत है। यानी कि जल प्रदूषण सूचक के रूप में, है ना, जल प्रदूषण सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो डेफनिया व इकोलाई का उपयोग किया जाता है। एक आप चीज़ और ध्यान दे लें, जैसे जैव आवर्धन, है ना, जैव आवर्धन। अब जैव आवर्धन को अपन जैसे क्या बोलते हैं, जैसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना, जैव आवर्धन को अपन क्या बोलते हैं, जैसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका, है ना, जैसे जल है। अब जल में क्या होते हैं सर, तो जल में क्या होते हैं, पादप फलक होते हैं।
पादप पलवों को कौन खाते हैं सर? तो जंतु पलवक खाते हैं। जंतु पलवक को कौन खा जाती है? फिर जैसे स्मॉल फिश खा जाती है ना, स्मॉल फिश खा जाती है। स्मॉल फिश को कौन खा जाती है? फिर जैसे लार्ज फिश खा जाती है ना, लार्ज फिश खा जाती है। और ये मान लीजिए आपका कौन है? ये टॉप कंज्यूमर है ये, है ना, जैसे टॉप कंज्यूमर है ये, आपका शीर्ष उपभोक्ता है ये। तो अब जैसे जैव आवर्धन क्या होता है, यानी कि जैसे बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान दें। तो 0.003 ये क्या है? जैसे ppb है, पार्ट्स पर बिलियन है। यानी कि जैसे जैव आवर्धन यानी कि जैसे किसी भी जल में यदि किसी भी पदार्थ की जैसे मात्रा क्या है, किसी प्रदूषक की मात्रा यानी कि जैसे 0.03 ppb होती है, तो पादप पलवों में कितनी पहुंचती है? ये 0.03 ppm पहुंचती है। फिर जंतु पलवों में कितनी आती है? तो 0.04 ppm आती है ना, 0.04 ppm आती है। स्मॉल फिश में कितनी आती है? तो जैसे 0 कितनी आती है, जैसे ये है ना 0.5 ppm आती है। फिर कितनी आती है? जैसे 2 ppm आती है। और इनमें कितनी आ जाती है? जैसे फिर 25 ppm आ जाती है। यानी कि जैसे जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषकों की मात्रा जैसे क्या होती है ना, प्रदूषकों की मात्रा जो होती है वो उत्पादकों में कम होती है ना, उत्पादकों में कम होती है। प्रदूषकों की मात्रा उत्पादकों में कम होती है। और फिर क्या होती है? जैसे यदि उत्पादकों से अपन उपभोक्ताओं की ओर चलते हैं, तो जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषकों की सांद्रता में है ना, प्रदूषकों की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है ना, प्रदूषकों की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसे जैव आवर्धन कहते हैं, है ना, जैव आवर्धन कहते हैं। यानी कि जो आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर जो होता है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होता है, यानी कि जो अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं, है ना, अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं, अनअपघटनीय पदार्थ जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आपके पारा के यौगिक हैं, है ना, जैसे पारा के यौगिक है, इसके अलावा से DDT है, इसके अलावा से क्या है? जैसे BSC है। तो पारा के यौगिक है, DDT है, BSC है। इनकी जो मात्रा होती है वो जैसे उत्पादकों में क्या होती है? कम होती है। और ये जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर यानी कि जैसे जैव अनअपघटनीय पदार्थों की मात्रा का उत्पादकों से उपभोक्ताओं की सांद्रता में लगातार वृद्धि होना क्या कहलाता है? आपका बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है ना, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है ना, जैव आवर्धन कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। तो ये चीज है जैसे आपका कि DDT की उच्च सांद्रता किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन आता है DDT की उच्च सांद्रता किसमें पाई जाती है? तो उत्पादकों में पाई जाती है कि शीर्ष उपभोक्ताओं में पाई जाती है? तो DDT की उच्च सांद्रता पाई जाती है किसमें? तो टॉप कंज्यूमर में पाई जाती है, शीर्ष उपभोक्ताओं में पाई जाती है जैसे DDT की सांद्रता। और DDT की सांद्रता का उत्पादकों से उपभोक्ताओं की और उत्पादकों से उपभोक्ताओं में लगातार बढ़ना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है ना। DDT का उत्पादकों से उपभोक्ताओं में लगातार वृद्धि होना DDT की सांद्रता में वो क्या कहलाता है? आपका से जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका COD के बारे में, BOD के बारे में, ओजोन क्षरण के बारे में। अब अपन इसमें कुछ थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। बड़े मोस्ट टॉपिक है अपने, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जैसे आज की, यानी कि प्रदूषण हर एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रदूषण से रिलेटेड तो जल प्रदूषण भी आपका क्या है? जैसे कंप्लीट है ना, ये चीज़ है। अब देखें आप जैसे इसमें प्रदूषक देखें और प्रदूषकों के कारण होने वाले जैसे रोग देखें कि कौन कौन से प्रदूषक हैं और कौन कौन से प्रदूषकों के कारण जैसे कौन कौन से रोग होते हैं, ये चीज़ देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब आते हैं आपके जैसे एग्जाम में। तो प्रदूषक व रोग है ना, 2 कॉलम हो गए आपके। पहला प्रदूषक है जैसे आपका नाइट्रेट प्रदूषक है ना, जैसे NO3- नाइट्रेट प्रदूषक। तो नाइट्रेट प्रदूषक जैसे क्या है ना, नाइट्रेट प्रदूषक। तो नाइट्रेट प्रदूषक के कारण क्या हो जाता है? जैसे मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। या इस ब्लू बेबी सिंड्रोम को अपन क्या बोलते हैं? जैसे मेथ हीमोग्लोबिनोमिया भी कहते हैं है ना, मेथ हीमोग्लोबिनोमिया भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें बदल जाता है? मेथ हीमोग्लोबिन में है ना। यदि आप नाइट्रेट जल का सेवन करते हैं, नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करते हैं, या ऐसे जल का सेवन करते हैं जिसमें रासायनिक खाद ज़्यादा होते हैं, रासायनिक खादों के सेवन से कौन सा रोग होता है ना। तो रासायनिक खादों में क्या है? आपके नाइट्रेट है
जो ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न कर देते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम को अपन मेथ हीमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन बदल जाता है। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, लेकिन मेथ हीमोग्लोबिन कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है ना, ये चीज़ है। तो ये भी आपका जैसे खूब ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लैब स्टैंड 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये ना, इस टाइप से कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसके कारण? नाइट्रेट प्रदूषक के कारण। दूसरा देखिए आप जैसे कैडमियम, है ना। तो कैडमियम प्रदूषक के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम प्रदूषक के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। दोस्तों इटाई रोग को अपन क्या बोलते हैं? इसे आउच रोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है सर? तो इसमें भैया किडनी व लीवर दोनों फेल हो जाते हैं, है ना। इसमें किडनी व लीवर क्या हो जाते हैं? इससे आपके फेल हो जाते हैं। जैसे इसमें इटाई या आउच रोग में, तो इटाई या आउच रोग में किडनी व लीवर दोनों फेल हो जाते हैं। इटाई या आउच रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जैसे कैडमियम प्रदूषक के कारण होता है ना। ये किसके कारण होता है? जैसे कैडमियम प्रदूषक के कारण होता है। फिर आप अगला देखिए प्रदूषक, जैसे ये है जैसे आपका आर्सेनिक बोले तो क्या है? जैसे AS है। अब आर्सेनिक के कारण जैसे कौन सा रोग होता है? जैसे ब्लैक फुट रोग होता है ना। ब्लैक फुट रोग होता है, ये ज्यादातर जंतुओं में होता है ना, बरसात के दिनों में ब्लैक फुट रोग, क्योंकि वर्षा के जल के साथ भाई कल कारखानों से आर्सेनिक निकलता है जो वर्षा के जल में घुल जाता है, और वर्षा के जल के साथ ये जैसे पेड़ पौधे आर्सेनिक का अवशोषण कर लेते हैं, और फिर वो आर्सेनिक का जब आर्सेनिक युक्त जल का अवशोषण कर लेते हैं पेड़ पौधे, तो विषाक्त प्रकृति के हो जाते हैं। और विषाक्त प्रकृति वाले पौधों का सेवन करने से फिर जंतु में क्या हो जाता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है ना, ये चीज़ है। फिर है जैसे कॉपर, तो कॉपर CU बोले तो कौन सा रोग है? तो कॉपर प्रदूषक के कारण कौन सा रोग होता है? जैसे विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग को अपन क्या बोलते हैं? इसे चेलकोसिस रोग भी कहते हैं, है ना। विल्सन रोग को अपन क्या बोलते हैं? इसे चेलकोसिस रोग भी कहते हैं। फिर देखें आप जैसे लेड, तो लेड बोले तो क्या है? जैसे PB। अब लेड बोले तो PB, और PB बोले तो कौन सा है? पलम्ब शीशे, है ना। तो प्लम्बसिस रोग हो जाता है ना। तो लेड प्रदूषक के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसे प्लम्बसिस रोग हो जाता है ना। लेड प्रदूषक के कारण क्या हो जाता है? इसे प्लम्बसिस रोग हो जाता है। फिर है जैसे फ्लोराइड, तो फ्लोराइड के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इसे फ्लूओरोसिस रोग हो जाता है ना। फ्लूओरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोराइड के कारण कौन सा रोग होता है? फ्लूओरोसिस रोग होता है। एक चीज ध्यान में रखें, स्वस्थ मानव में, है ना, स्वस्थ मानव में फ्लोराइड की मात्रा, है ना, स्वस्थ मानव में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? तो 1.5 ppm होती है ना। ये बात भी ध्यान में रखें कि फ्लोराइड पाया तो जाता है अपने शरीर में, कितना होता है स्वस्थ मनुष्य में फ्लोराइड? तो 1.5 ppm होता है। सर ये फ्लोराइड करता क्या है? तो आप जानते हैं जैसे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामिल, है ना। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामिल। इनामिल को कठोर करने वाला जो मिनरल होता है तो भैया आपका फ्लोरीन ही होता है ना। फ्लोरीन ही होता है। फ्लोरीन या फ्लोराइड ये इनामिल को कठोर बनाता है ना। स्वस्थ मनुष्य में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm पाई जाती है। इससे अधिक मनुष्य में यदि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है तो फिर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है ना। जानते हैं फ्लोरोसिस को आप। फिर ऐसे धूल कणों के कारण कौन सा रोग होता है ना। जैसे अपन एक बार ये देख लेते हैं, जैसे लोहा धूल के कारण कौन सा रोग होता है ना। तो लोहा धूल के कारण कौन सा रोग होता है? जैसे सिडेरोसिस रोग होता है ना। लोहा धूल के कारण क्या होता है? जैसे सिडेरोसिस रोग होता है ना। लोहा धूल के कारण क्या होता है? सिडेरोसिस रोग होता है। फिर देखिए आप जैसे कोयला धूल, तो भैया कोयले धूल के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये सर एंथ्रोकोसिस रोग होता है ना। कोयला धूल के कारण क्या होता है? जैसे एंथ्रोकोसिस रोग होता है। फिर देखिए आप जैसे सिलिका के कारण क्या होता है ना। तो सिलिका के कारण क्या होता है? यानी कि जो लोग पत्थर की घिसाई पिसाई का काम करते हैं, तो पत्थर की घिसाई पिसाई का काम करने वाले व्यक्तियों में क्या हो जाता है? जैसे सिलिकोसिस रोग हो जाता है ना। पत्थर की घिसाई पिसाई का काम करने वाले व्यक्तियों में सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके कुछ प्रदूषक, और भी है अभी 2-4। नाइट्रेट प्रदूषक के कारण कौन सा रोग? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम प्रदूषक के कारण कौन सा रोग? इटाई या आउच रोग। इसमें किडनी व लीवर फेल हो जाते हैं, है ना। किडनी व लीवर फेल हो जाते हैं जैसे इटाई या आउच रोग में। और
कॉपर प्रदूषक के कारण जैसे विल्सन या चेलकोसिस रोग, आर्सेनिक के कारण कौन सा ब्लैकफुट रोग, कॉपर विल्सन और लेड के कारण कौन सा रोग प्लम्बसिस, फ्लोराइड के कारण कौन सा फ्लोरोसिस, लोहा धूल के कारण कौन सा सिडरोसिस और कोयला धूल के कारण क्या हो जाता है एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है, सिलिका के कारण क्या हो जाता है सिलिकोसिस रोग हो जाता है ना, सिलिकोसिस रोग हो जाता है ना, ये चीज है। अब ये तो हो गया आपके 9 प्रदूषक, और देख लेते हैं अपन 2-4, है ना। तो 10वां प्रदूषक है जैसे धूल कणों के कारण, है ना, जैसे धूल कणों के कारण, तो धूल कणों के कारण क्या हो जाता है जैसे न्यूमोकोनी, है ना, न्यूमोकोनिसिस, है ना, न्यूमोकोनिसिस रोग हो जाता है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज होती है ना। तो धूल कणों के कारण क्या हो जाता है जैसे न्यूमोकोनिसिस रोग हो जाता है धूल कणों के कारण। फिर है जैसे धूल कणों के कारण हो गया आपका, फिर ऐसे कॉटन डस्ट के कारण क्या हो जाता है ना, जैसे कॉटन डस्ट के कारण क्या हो जाता है ना, जैसे कॉटन डस्ट के कारण तो कॉटन डस्ट के कारण क्या हो जाता है जैसे आपका एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है ना, जैसे कॉटन डस्ट के कारण क्या हो जाता है जैसे आपका एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है जैसे कॉटन डस्ट के कारण, है ना, ये चीज है। एक आपका है जैसे एस्बेस्टोस के कारण क्या हो जाता है ना, एस्बेस्टोस के कारण क्या हो जाता है एस्बेस्टोस धूल के कारण, तो एस्बेस्टोस धूल के कारण क्या हो जाता है जैसे एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है ना, एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है जैसे किसके कारण एस्बेस्टोस धूल के कारण, है ना, ये चीज है। ये भी आपका जैसे एसएससी +2 एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्बेस्टोसिस रोग कौन से धूल के कारण होता है, एस्बेस्टोस धूल के कारण होता है, कॉटन डस्ट के कारण कौन सा रोग होता है जैसे एंथ्राकोसिस रोग होता है ना, ये चीज है। अब जैसे अपन कुछ बातें और देख लेते हैं कि जैसे ये मतलब जैसे एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट कंट्रोल, है ना, एनवायरमेंट कंट्रोल कि जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, है ना, प्रदूषण को कम करने के लिए जैसे कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं। तो ये तो है जैसे नेशनल एनवायरमेंट यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण, है ना, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एक्ट, समझ गए। नेपा का मतलब क्या है, नेपा का मतलब क्या है दोस्तों आपका जैसे नेशनल एनवायरमेंट, है ना, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेपा का मतलब क्या है जैसे नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एक्ट। ये कब बना था आपका से, ये 1986 में बना था, है ना, ये कब बना था से 1986 में बना था। तो ये जैसे प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना, प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, है ना, पर्यावरणीय प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, है ना, एक्ट बनाए गए हैं। तो वो पहला तो है नेपा, ये 1986 में बनाया गया है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एक्ट। और दूसरा देखें आप जैसे कीटनाशक एक्ट, है ना, दूसरा देखिए फिर जैसे क्या है कीटनाशक एक्ट। तो कीटनाशक एक्ट बनाया गया था ये कब 1968, है ना, 1968 में कीटनाशक एक्ट, यानी कि कीटनाशकों की मात्रा को कम करने के लिए, इनके उपयोग को कम करने के लिए कीटनाशक एक्ट बनाया गया जैसे 1968 में। फिर देखिए आप जैसे जल प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, है ना, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम दोस्तों ये बनाया गया आपका कब 1976 में बनाया गया ना, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम बनाया गया कब, तो 1976 में बनाया गया। फिर देखें आप जैसे वायु प्रदूषण, है ना, फिर देखें जैसे आप क्या है वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, है ना, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। तो वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम बनाया गया कब, तो ये 1981 में बनाया गया, है ना, 1981 में बनाया गया। और इसमें जो संशोधन है, तो इसमें जो संशोधन है वो किया गया था कब, जैसे 1987 में किया गया, है ना, इसमें जो संशोधन है वो 1987 में किया गया, है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा, है ना, यहाँ तक कि तो ये आपकी बात, जैसे कुछ बातें और देख लेते हैं अपन, जैसे कि जैसे एक है आपका कि मानव पर्यावरण संबंधी, है ना, मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन, है ना, मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन कब हुआ था से 1972 में हुआ, है ना, मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन जो है वो 1972 में हुआ। कहाँ पर हुआ, जैसे स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम कहाँ पर है, तो ये स्वीडन देश की राजधानी है भैया ना, स्वीडन देश की राजधानी है। तो मानव पर्यावरण संबंधी जो पहला सम्मेलन है वो 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, जो
कौन से देश की राजधानी है ये? स्वीडन देश की राजधानी है। तो मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन 1972 में हुआ स्टॉकहोम में, जो स्वीडन देश की राजधानी है। इस स्टॉकहोम सम्मेलन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसे है ना, जैसे मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, है ना, मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे इसको स्टॉकहोम सम्मेलन को ना मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ 1972 में। इसे विश्व पर्यावरण, है ना, इसे मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, है ना, विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन को ना। और अपन जैसे मनाते आ रहे हैं ना विश्व पर्यावरण दिवस से, तो विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से मनाते आ रहे हैं, है ना, क्योंकि 5 जून 1972 को आता ही है ना, जैसे 5 जून 1972 को आता ही है ना, 5 जून 1972 को हुआ, है ना, 5 जून 1972 को हुआ ये मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन। और 1972 से अपन क्या मनाते आ रहे हैं? प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, ये चीज है। अब जैसे एक चीज और देखिए, आपने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था, जैसे एक चीज ये है ना, एक ये पढ़ा था आपने कि सर जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था अपन ने कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो सर किससे है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से है ना, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ग्रीन हाउस प्रभाव से है। और क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था कब? 1987 में लागू किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को। सर कहाँ का शहर है ये? जापान का शहर है ना। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया गया था? ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो बैठक हुई थी जापान के शहर क्योटो में 1997 में, है ना, जिसको अपन क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। एक होता है जैसे आपका एक होता है जैसे आपका क्या? मार्टेल प्रोटोकॉल, है ना, एक होता है जैसे क्या? मार्टेल प्रोटोकॉल। तो ये जो मार्टेल प्रोटोकॉल है, इस मार्टेल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से है मार्टेल प्रोटोकॉल का संबंध। मार्टेल कहाँ का शहर है भैया? तो ये कनाडा का शहर है ना, मार्टेल जो है ये कनाडा का शहर है। मार्टेल प्रोटोकॉल का जो आयोजन हुआ था, है ना, मार्टेल प्रोटोकॉल का जो आयोजन हुआ था, है ना, मार्टेल प्रोटोकॉल का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जैसे कब? 1987 में इसका आयोजन हुआ था ना। मार्टेल प्रोटोकॉल का जो आयोजन हुआ था वो 1987 में आयोजन हुआ था। और इस मार्टेल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था कब? तो ये किया गया था से 1 जनवरी 1989 को इस मार्टेल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था ना। तो ये खूब ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस प्रभाव से, मार्टेल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से है। मार्टेल कनाडा का शहर है, क्योटो कहाँ का शहर है? जापान का शहर है। मार्टेल प्रोटोकॉल का आयोजन कब हुआ था? सिर्फ 1987 में। मार्टेल प्रोटोकॉल लागू किया गया था कब? 1989 को, है ना। एक ये मानव पर्यावरण संबंधी पहला सम्मेलन 1972 में। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है जैसे, है ना, जैसे प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जैसे नेपा है, NEPA यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एक्ट कब बनाया गया? 1986 में। एक होता है जैसे कीटनाशक एक्ट, बनाया गया कब? 1968। और जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कौन सा है? कब बनाया गया? 1976। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम बनाया गया कब? तो 1981। इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कब? जैसे 1987। और एक अपन ने इसमें पढ़ लिया है जैसे प्रदूषक की कौन कौन से प्रदूषक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जिनमें से खूब आते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि जैसे फ्लोराइड के कारण, फ्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है? तो फ्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है? जैसे फ्लोराइड के कारण होता है ना। 100 मनुष्य में जैसे फ्लोराइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 1.5 ppm पाई जाती है 100 मनुष्य में जैसे फ्लोराइड की मात्रा। बाकी खूब ज़्यादा आते हैं कि जैसे नाइट्रेट प्रदूषकों के सेवन से कौन से रोग होते हैं? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, या मेथ हीमोग्लोबिनिया नामक रोग होता है नाइट्रेट प्रदूषकों के सेवन से। या इसको थोड़ा घुमाकर पूछ ले तो एग्जाम में ऐसे भी लिख देते हैं इसकी लैंग्वेज कि रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से होने वाला रोग है, तो मेथ हीमोग्लोबिनिया है, इसको अपन बोलते हैं जैसे क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। या इसको मतलब जैसे साइनोसिस रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रक्त नीला हो जाता है, संपूर्ण ब्लड जो होता है वो नीला हो जाता है जैसे मेथ हीमोग्लोबिन बनने के कारण। एक जैसे खूब आता है एग्जाम में कि जैसे ये मिनीमाटा रोग होता है ना, जैसे मिनीमाटा रोग होता है तो जो पारा प्रदूषक होता है ना, पारा प्रदूषक जो ऐसी होता है, इस पारा प्रदूषक के कारण कौन सा रोग होता है आपका? जैसे मिनीमाटा रोग होता है ना, मिनीमाटा रोग होता है। और ये मिनीमाटा रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो ये जापान के लोगों में देखा गया था, क्योंकि जापान की जैसे जो खाड़ी है, जापान की खाड़ी का नाम है ये मिनीमाटा, है ना। तो जापान की खाड़ी में क्या है? जैसे पारा प्रदूषक की मात्रा अधिक है और जो मनुष्य में मिनीमाटा रोग उत्पन्न कर देता है
और मिनीमाटा किससे रिलेटेड रोग है आपका, जैसे बोन डिजीज है ना, अस्थि रोग है आपका। तो पारा से रिलेटेड भी खूब ज़्यादा आते हैं कि मिनीमाटा रोग होता है। पारा प्रदूषण के कारण मिनीमाटा रोग सबसे पहले देखा गया कहाँ पर, जापान के लोगों में देखा गया। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि पत्थर की घिसाई पिसाई का काम करने वाले व्यक्तियों में, है ना, पत्थर की घिसाई पिसाई का काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है, तो या जैसे कोई मतलब जैसे पत्थर की खदानों में काम करने वाले व्यक्ति में कौन सा रोग होता है, तो सिलिकोसिस रोग होता है ना। इसके अलावा से धूल कणों के कारण क्या हो जाता है, न्यूमोकोनोसिस हो जाता है धूल कणों के कारण। एस्बेस्टोस धूल एस्बेस्टोसिस रोग उत्पन्न कर देती है। तो दोस्तों आपका जो मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक थे, है ना, ये हर एग्जाम चाहे आपकी कांस्टेबल लाइन से लेकर आप जैसे RS-IS तक के पेपर दे, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे पोल्यूशन से रिलेटेड। पोल्यूशन से रिलेटेड अपन ने जैसे 2 क्लास पढ़ी है और पोल्यूशन से रिलेटेड आपके जो सारे कंसेप्ट थे, छोटे छोटे पॉइंट थे, वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं अपन ने कि पोल्यूशन प्राथमिक प्रदूषक होता है, द्वितीयक प्रदूषक होता है, एक मात्रात्मक प्रदूषक होता है, गुणात्मक प्रदूषक होता है, स्मोक क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है, इसके अलावा से एसिड रेन क्या होती है, और फिर पढ़ाता अपने से BOD क्या होती है, इसके अलावा पढ़ाता अपने जैसे COD क्या होती है, और फिर पढ़ाता अपने जैसे कौन कौन से प्लूटेंट के कारण, कौन कौन से प्रदूषकों के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो भी अपने से 12-13 डिजीज पढ़ ली है। इसके अलावा से इससे रिलेटेड कुछ एक्ट बनाए गए हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, वो एक्ट भी हो गई हैं, और कुछ प्रोटोकॉल भी है, वो सारे प्रोटोकॉल भी हो गए हैं, है ना। तो ये था जैसे दोस्तों आपका पोल्यूशन से रिलेटेड। तो आज की क्लास, ये वीडियो भी आपका कंप्लीट है, पॉइंट भी आपका कंप्लीट है। अगली क्लास में अपन फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए